जय हिंद सर। जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th फिजिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 14th चैप्टर दोलन यानी ऑसिलेशन के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे सरल आवर्त गति करते हुए कण का त्वरण। क्या होता है सरल आवर्त गति करते हुए कण का त्वरण, और यहीं से हम लोग सरल लोलक या कह लीजिए सरल आवर्त गति करते हुए कण का आवर्त काल भी निकालेंगे। तो ये टर्म काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसके बारे में हम लोगों को अध्ययन करना है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि अगर कोई कण किसी वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से गति कर रहा हो तो वह सरल आवर्त गति करता है। हम मान लेते हैं कि कोई कण स्मॉल ए त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर, त्रिज्या स्मॉल ए है, स्मॉल ए त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर एक समान वेग v से गति कर रहा है। अब देखें, ये इसका एक व्यास है ए डैश और इसका जो दूसरा व्यास है ये दूसरा व्यास इसका बी डैश है और ये इसका केंद्र O है। कोई कण एक समान वेग v से गति कर रहा है और गति करते हुए पहुंच जाता है बिंदु P पर। बिंदु A से बिंदु P पर पहुंचता है तो देखें एक समान वेग v से गति कर रहा है। तो जब एक समान वेग v से गति कर रहा है तो वेग की जो दिशा होगी वो इधर के तरफ होगी। अब दूसरी बात आप समझ लीजिए, आपको हम बता दें कि O से P को हम मिला दें तो ये भी वृत्त की त्रिज्या होगी। और ध्यान समझिए, जब कोई कण या जब कोई पिंड वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है तो उसके केंद्र के तरफ एक प्रकार का बल लगता है जिसे हम अभिकेंद्र बल कहते हैं। और यही नहीं, एक बात और समझ लीजिए कि जब कोई पिंड एक समान वृत्तीय गति करता है तो एक समान वृत्तीय गति करने से उसके चाल में तो कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन उसकी दिशा बार बार परिवर्तित होती रहती है। तो दिशा बार बार परिवर्तित होते रहने से उसके वेग में परिवर्तन होता है और जब वेग में परिवर्तन होता है तो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, त्वरण उत्पन्न हो जाता है। मतलब जब कोई पिंड एक समान वृत्तीय गति करता है तो एक प्रकार का त्वरण उत्पन्न हो जाता है और उस त्वरण की दिशा हमेशा केंद्र के तरफ होती है। इस त्वरण को हम कहते हैं अभिकेंद्र त्वरण। अब देखिए, एक काम करते हैं, तो ये अभिकेंद्र त्वरण होता है और अभिकेंद्र त्वरण के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि अभिकेंद्र त्वरण भी स्क्वायर बटा में r होता है, लेकिन यहाँ पर त्रिज्या r नहीं है, a है। तो अभिकेंद्र त्वरण जो होगा वो भी स्क्वायर बटा में a होगा। और अभिकेंद्र त्वरण की जो दिशा होती है वो हमेशा केंद्र के तरफ होती है। तो अभिकेंद्र त्वरण हमेशा केंद्र के तरफ काम करेगा और केंद्र के तरफ काम करने से होता यह है कि अभिकेंद्र त्वरण हमेशा लंबवत होता है। तो जब अभिकेंद्र त्वरण हमेशा लंबवत होता है तो क्षैतिज दिशा में इसका ऊर्ध्व घटक और ऊर्ध्व दिशा में इसका क्षैतिज घटक होता है, क्योंकि ये अभिकेंद्र त्वरण लंबवत कार्य करता है, केंद्र के तरफ काम करता है। केंद्र हमेशा लंबवत होता है, जिसके वजह से
इसका क्षैतिज घटक इस दिशा में काम करता है। और क्षैतिज घटक क्या होता है, cos थीटा से गुणा कर देते हैं, क्षैतिज घटक निकल जाता है। तो ये हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन a cos थीटा। और ऊर्ध्व घटक जो होता है, ऊर्ध्व घटक इधर के तरफ इसके लंब दिशा में काम करता है। और ये हो जाता है आपका v स्क्वायर बटा में a साइन थीटा। और इसकी जो दिशा होती है ये विपरीत होती है, क्योंकि गति जो होता है आगे के तरफ होता है। और ये जो ऊर्ध्व घटक है, ऊर्ध्व घटक उसके ठीक सामने के तरफ होता है और दिशा विपरीत होती है। तो जैसा कि हमने आपको बताया था, यहाँ पर देखें, यहाँ पर बनने वाला कोण थीटा है। और अगर ये कोण थीटा है तो ये भी कोण थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये एकांतर कोण है। एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। अब जरा ध्यान पूर्वक आप देखें, अगर सरल आवर्त गति करते हुए कण का त्वरण अल्फा हो, तो हमने आपको बताया था कि सरल आवर्त गति करते हुए कण का कोई भी मान उसके सामने वाले घटक के बराबर होता है। तो त्वरण के लिए, त्वरण चूंकि लंबवत कार्य करता है, ऊर्ध्व दिशा में कार्य करता है अभिकेंद्र त्वरण, इसलिए इसका घटक जो लेते हैं वो ऊर्ध्व घटक लेते हैं। और ये होता है v स्क्वायर बटा में a साइन थीटा। इसकी दिशा विपरीत होती है, इसलिए यहाँ पर हम माइनस चिन्ह लगा देते हैं। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, सरल आवर्त गति करते हुए कण का समीकरण आपने देखा था y इजकल टू a साइन थीटा। तो अब यहाँ से अगर हम साइन थीटा की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा y बाई ए। देखिए साइन थीटा की वैल्यू हम रख देते हैं यहाँ y बाई ए। तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस v स्क्वायर अपॉन ए। और साइन थीटा के जगह पे हम कर देंगे y बाई ए। और सुनिए, रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध भी हमने आपको बताया था कि v बराबर r इंटू ओमेगा होता है, जहाँ r त्रिज्या हुआ करती है, लेकिन यहाँ पर त्रिज्या r नहीं बल्कि a है। तो v बराबर हो जाएगा a ओमेगा। अब हम रख देते हैं, देखिए अल्फा इज इक्वल टू माइनस v के जगह पे हम कर देंगे a ओमेगा। तो स्क्वायर कर दीजिए, ये हो जाएगा a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन a। और इंटू हो जाएगा y, a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू ए स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, अल्फा इजकल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर y। तो सरल आवर्त गति करते हुए कण के त्वरण का ये सूत्र है। ये सरल आवर्त गति करता हुआ कण का त्वरण यहाँ से ज्ञात होता है। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, हम लोग अधिकतम वेग और न्यूनतम वेग देखे थे, यहाँ पर अधिकतम त्वरण और न्यूनतम त्वरण हम लोग देखेंगे। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, जब y की वैल्यू यानी सरल आवर्त गति करते हुए कण के द्वारा होने वाला विस्थापन जब उसके आयाम के बराबर होता है ना, तो उस स्थिति में सरल आवर्त गति करते हुए कण का त्वरण अधिकतम होता है। और ये होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। तो अगर आपको अधिकतम त्वरण की गणना करनी होगी तो अल्फा मैक्स इजकल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर ए होगा, जहां ओमेगा कोणीय वेग है और ए जो है वृत्तीय पथ की त्रिज्या है, या ये आयाम भी कह सकते हैं, त्रिज्या आयाम के इक्वल होती है। तो यहाँ से अधिकतम त्वरण हम ज्ञात करेंगे। और माइनस चिन्ह सिर्फ यह बतलाता है कि त्वरण की दिशा जो होती है वो विपरीत होती है। अब एक चीज़ देखें आप यहाँ पर कि अगर हम न्यूनतम त्वरण ज्ञात करना चाहें
तो त्वरण न्यूनतम कब तब होता है जब विस्थापन शून्य होता है। विस्थापन शून्य हो जाए तो ये हो जाएगा अल्फा मैक्स इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, और विस्थापन के जगह पे 0 कर देंगे तो अल्फा मैक्स नहीं, मिनिमम, न्यूनतम, ये मिनिमम, तो अल्फा मिनिमम जो होगा वो 0 हो जाएगा। तो इसको आप याद रखे रहिएगा कि सरल आवर्त गति करते हुए कण का अधिकतम त्वरण जो होता है वो माइनस ओमेगा स्क्वायर ए होता है, जहां माइनस चिन्ह सिर्फ विपरीत दिशा को प्रदर्शित करती है, और मिनिमम एक्सेलरेशन यानी न्यूनतम त्वरण जो होता है वो 0 के इक्वल होता है। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, यहाँ से ये ओमेगा कोणीय वेग है और कोणीय वेग हमेशा कांस्टेंट होता है। तो अगर कोणीय वेग कांस्टेंट होता है तो देखिए अल्फा, और यहाँ पर ओमेगा कांस्टेंट है तो ओमेगा स्क्वायर भी कांस्टेंट होगा। अगर इस कांस्टेंट को हम हटा दें तो यहाँ पर अनुक्रमानुपाती चिन्ह जुड़ जाएगा। अल्फा जो है सरल आवर्त गति करते हुए कण का त्वरण है, और ये हो जाएगा माइनस वाई। तो देखिए हम आपको सरल आवर्त गति की परिभाषा बताए थे। सरल आवर्त गति की परिभाषा हम बताए थे कि कोई पिंड अपने मध्यमान स्थिति से इधर उधर इस प्रकार गति करे कि उस पर कार्य करने वाला बल त्वरण के, उस पर कार्य करने वाला बल विस्थापन के अनुक्रमानुपाती हो। तो अगर बल विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होगा तो त्वरण भी विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होगा, क्योंकि यह बराबर यम इंटू ए होता है। बल जो होता है त्वरण के अनुक्रमानुपाती होता है। तो अगर बल त्वरण के अनुक्रमानुपाती है, बल विस्थापन के अनुक्रमानुपाती है, तो त्वरण भी विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है, और उसकी दिशा सदैव मध्यमान स्थिति के तरफ होती है, और मध्यमान स्थिति की दिशा हमेशा विपरीत होती है। तो यहां से हम सरल आवर्त गति की एक नई डिफिनीशन दे सकते हैं, और वो डिफिनीशन ये होगी कि कोई कण अपने मध्यमान स्थिति से इधर उधर इस प्रकार गति करे कि उस पर कार्य करने वाला त्वरण विस्थापन के अनुक्रमानुपाती हो तथा उसकी दिशा सदैव विराम अवस्था में हो, या कह लीजिए मध्यमान अवस्था में हो, विपरीत स्थिति में हो। अब हम आपको बता दें कि ये जो माइनस साइन है, माइनस साइन केवल विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा को प्रदर्शित करता है। तो हम चाहें अगर सूत्र निकालना हो तो माइनस हम यहाँ से हटा सकते हैं। तो अगर हम माइनस हटा दें तो अल्फा बराबर ओमेगा स्क्वायर वाई हो जाएगा, और अगर यहाँ से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो ये अल्फा अपान वाई हो जाएगा, और अगर ओमेगा की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा अंडर रूट अल्फा अपान वाई। सरल आवर्त गति करते हुए कण का आवर्तकाल, आवर्तकाल हमने बताया था ना कि एक पूरा चक्कर लगाने में जितना समय लगता है उसे ही आवर्तकाल कहते हैं, और आवर्तकाल t बराबर होता है 2 पाई बाई ओमेगा। हम चाहें तो ओमेगा की वैल्यू यहाँ रख सकते हैं। चलिए ओमेगा की वैल्यू रख रहे हैं, t इज इक्वल टू 2 पाई, और ओमेगा की वैल्यू अंडर रूट अल्फा अपान वाई। अब चलिए इसको सॉल्व कर दीजिए, तो t इज इक्वल टू 2 पाई, और सॉल्व करेंगे y ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा y अपान अल्फा। यानी सरल आवर्त गति करते हुए कण का आवर्तकाल ज्ञात करना हो तो आवर्तकाल हम इस फार्मूले से ज्ञात करेंगे, t इजकल टू 2 पाई अंडर रूट वाई अपान अल्फा। या अगर इसको शब्दों में लिखना चाहे ना तो t बराबर t जो होता है आवर्तकाल होता है, आवर्तकाल बराबर 2 पाई अंडर रूट y विस्थापन होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। तो इसको अगर हिंदी में शब्दों में लिखना चाहें
तो ये विस्थापन और बटा में अल्फा त्वरण होता है, ये हो जाएगा त्वरण। यानी सरल आवर्त गति करते हुए कण का विस्थापन मालूम हो जाए, त्वरण मालूम हो जाए, तो इस फार्मूले की सहायता से सरल आवर्त गति करते हुए कण का आवर्त काल हम ज्ञात कर सकते हैं। तो और इसके बाद देखिए, अब हम लोगों को ये पढ़ना है कि सरल आवर्त गति करते हुए कण की गतिज ऊर्जा कितनी होती है, स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है, और फिर हम लोगों को पढ़ना है कि कुल ऊर्जा कितनी होती है। और फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सरल लोलक के बारे में, और फिर सेकंड लोलक के भी बारे में पढ़ लेंगे। और फिर अंत में प्रश्न वही होगा कि अगर पृथ्वी में सुरंग करके किसी पिंड को डाल दिया जाए तो उस पिंड की गति किस प्रकार की होगी, इसको धीरे धीरे हम आगे पढ़ेंगे। और नेक्स्ट वीडियोस में इन सब चीज़ों को हम लोग देख लेंगे। और फिर स्प्रिंग से लटके हुए किसी पिंड का आवर्त काल कितना होता है, उसके लिए व्यंजक क्या होता है, जब इन सब चीज़ों को पढ़ लेंगे तो ये चैप्टर हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद जो है बस 1-2 चैप्टर हम लोगों को पढ़ने के लिए केवल रह जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि आज जितनी भी बातें आपको बताई गई हैं, ये सारी बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। ये पूरा डेरिवेशन, ये पूरा डेफिनेशन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें, और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।